में जो किसान पंचायत हो गई, लोग अपने आप आ रहे हैं। वे इसलिए आ रहे हैं कि वे समझते हैं हम लोग इकट्ठा होंगे तो अपनी ताकत का इजहार होगा, एक संदेश सबका धारी को मिलेगा। जो सोचती है कि हमें बांट सकते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा तनाव पैदा करके, कभी तरह तरह के अपने स्वार्थों को जगा के, लेकिन वाकई मैं आपके इस ताकत के आगे इसकी सराहना करता हूं, आपके इस दृढ़ निश्चय की सराहना करता हूं। भट्टा पासवान का अपना एक इतिहास है, महत्व है। किसान आंदोलन से इस गांव को, इस क्षेत्र को जोड़ के देखा जाता है। हमें ये भी याद करना चाहिए कि जब जब आंदोलन होता है तो एक बहुत कुर्बानियां उसमें जो आंदोलनकारी होते हैं उन्हें देनी पड़ती। गांव के 2 किसान हमारे शहीद हुए, राजपाल जी और राजवीर जी, मैं दोनों का नमन करता हूं। उनके घर वालों ने और पूरे गांव ने कुर्बानी दी और उस 2011 के आंदोलन को अब 10 साल हो चुके। 2 पुलिसकर्मी भी उसमें उन्होंने भी कुर्बानी दी, क्योंकि जो हिंसा हुई उसके चपेट में वे पुलिसकर्मी भी आए। मैं अपने तरफ से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं और ये बताना चाहता हूं आज के क्षेत्र में वो जज्बा है, जहां आप खड़े हो जाओगे और फैसला लोगे तो एक बड़ा परिवर्तन ये देश में आ सकता है। उस समय अंग्रेजों का काला कानून चलता, भूमि अधिग्रहण के संबंध में 1894 का कानून ही लागू था। आपने यहां कुर्बानी दी, चिंगारी चली, देश भर में चर्चा बनी और फिर जाके 2013 में संशोधन। मुझे भी याद है कि जब 2014 में नई सरकार आई थी, सबसे पहला निर्णय उन्होंने ये लिया था कि उस कानून में हम छेड़छाड़ करें। और फिर मार्च का महीना था, जैसे आज ये तबला है, शायद इससे भी ज्यादा तब था। और 2015 शायद 25 मार्च को भट्टा पासवान में हमने सभा रखी जिसमें मैं आया था। उस समय भी आपने एकत्रित होकर एक संदेश दिया। वह संदेश के असरदार साबित हुआ कि उस सरकार को एहसास हुआ कि जन समर्थन हमें नहीं मिल रहा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक नए कानून जो किसान के हित में बनाया गया है तुरंत आके उसके साथ हम छेड़खानी करें। सरकार पीछे हटी, वह भी आपकी जीत थी। फिर बिजली के बड़े दामों के विरुद्ध 2018 में भी वो एक यात्रा हमने चलाई थी, उसका भी एक पड़ाव यहाँ हमने भट्टा पासवान के गांव में रखा। तो जब जब किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी गतिविधि हुई है, हमारी भी इच्छा रही है और क्षेत्र की भी इच्छा रही है कि भट्टा पासवान में हम लोग एकत्रित हों और यहाँ से एक संदेश दें। ये आपका इतिहास है, हमें नहीं भूलना चाहिए। समाज से ऊपर कोई नहीं है, समाज से ताकतवर कोई नहीं है। हमें लोग कह सकते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब ये तो चुनाव हारे में, लेकिन चुनाव हम 1 हारे 2 हारे 10 हारे, किसान को नहीं हारने देंगे। दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनके शब्दों की एक पंक्ति में इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि इस नदी की धार में ठंडी हवा चलती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा चलती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती। आज देश का गरीब वर्ग, देश का वह किसान जो भरपूर मेहनत करता है, ईमानदार है, देश के खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता है, लेकिन जिसका आज भी शोषण होता है, वे यही चाहता है कि चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, इस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की नजर उन पर होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी का एक मंत्र था, वह आपको सिखा के गए थे कि जो ये आप अपनी खेती पे रखते हो, हरियाणा पे रखते हो, तो दूसरी आप देश के सत्ता पे रखो। कहने के मायने थे
कि देश की सत्ता आपके भावनाओं पे टिकी होनी चाहिए और आपकी आवश्यकताओं के लिए उस सत्ता को काम करना चाहिए। राजनीति अगर हो तो असल मुद्दों को लेकर, लेकिन पिछले 7 साल ऐसे ऐसे नाम आकर्षक दे दिए कि आदमी ने सोचा कि उतना कुछ तो हमें मिलेगा। गेट अप इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या नाम दिए, लेकिन उसके पीछे, घोषणाओं के पीछे वो व्यवहारिक योजना नहीं। इस देश में कोई व्यवहारिक योजना खेती के संबंध में, कृषि क्षेत्र के संबंध में केंद्र की सरकार नहीं लाई कि कोई भी किसान देश में यह महसूस करे कि सीधा मुझे लाभ पहुंचा। 2000 रुपए कुछ नहीं होता। जिस 2000 रुपए को खाते में भेजकर ये कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा उपकार कर दिया, 2000 रुपए से ज्यादा जो गन्ने की खेती करते हैं उनका ब्याज बनता है, क्योंकि 1.5 साल 2 साल तक उनको बकाया भुगतान समय में नहीं। उससे ज्यादा तो आपने डीजल की वृद्धि कर दी, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा घर जाने के खर्चे बढ़ गए, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, यूरिया की कट्टे का 5 किलो आपने कम कर दिया, और चर्चा चल रही है कि डीएपी का भाव बढ़ेगा फिर से। हर स्तर पे आपकी जहां लागत है, जहां आपके खर्चे हैं, जरा खुद सोचो ठंडे दिमाग से, पिछले कई सालों में क्या वृद्धि हुई है या कमी है? सारे खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, अनियंत्रित। वहीं तो मंडी में किसान जाता है तो उसे भाव नहीं मिलता। किसी फसल को उठाकर देख लीजिए, आलू की खुदाई चल रही है, बेहतरीन फसल है, दिल खुश होता है देख कर के किसान की जो फसल है पैदावार अच्छी हो रही है, और पिछले 2-3 महीने में भाव में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। महंगा बीज खरीदा, बीज बहुत महंगा था, लेकिन किसानों ने इसलिए किया, क्षेत्रफल को भी बढ़ा दिया, सोच के थे कोई ना कहीं पिछले कई वर्षों का जो घाटा है अब फायदे में होगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि दाम फिर गिर गया। आप गेहूं की फसल बोलोगे, सरकार का रेट है 1975 रुपए, क्या भाव मिला है? 1200-1300। बाजरे का सरकारी रेट 21.5 रुपए। कहीं किसान लिए, किसान किसी क्षेत्र के किसान नहीं मिले आज तक जो कह रहे हैं कि हमें वो भाव मिला। किसान के धान पिट गया, हर फसल की यही स्थिति। इस बीच में सरकार नए कानून लाती है। अब जहां सरकार जिन राज्यों में खरीदती नहीं है, या जहां मंडियां नहीं है, या जहां किसान को भाव नहीं मिल रहा, उन्हें एक नई उम्मीद दिखा रही सरकार, कह रही है कि अब निजी ग्राहक जब आएंगे और प्रतिस्पर्धा होगी, सरकार तो तुमसे लेती नहीं है, अब टाटा अंबानी अदानी आके लेंगे तो तुम्हें क्या घाटा है? तुम्हें तो फायदा मिलेगा। फिर कह रही सरकार के लिए तो बड़े किसानों का नुकसान है, छोटे किसानों को लाभ है। तो तरह तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के कुछ लोग जहां मंडिया जाता है वही लोग समझते हैं। वास्तविकता यह है कि आप अध्ययन करोगे, 2006 में बिहार में ऐसे ही संशोधन हुए एपीएमसी एक्ट, और वहां सरकारी मंडियों का कोई अस्तित्व नहीं। कई फसलों में पैदावार बिहार में अच्छी होती है, मक्के की शायद एशिया में सबसे बड़ी मंडी बिहार में ही है, धान की अच्छी पैदावार वहां करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2006 से लेकर अब तक 15 साल हो गए, क्या अनुभव है बिहार का? बिहार का किसान काश्तकार भी क्यों मजदूरी करता है दूसरी जगह जाके? भाव नहीं मिलता। वहां प्राइवेट सेक्टर में जाके कोई मंडियां नहीं बनाई, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुलाई होती हो, सामूहिक बोली लगती हो, या किसान को पता लगता हो कि भाव क्या चल रहा है। किसान को तो ये भी नहीं मालूम कि सरकार ने रेट कौन सा घोषित किया। मजबूरी है, वहां सीधा खेत से जाके व्यापारी हो जाती है, तो मिलता है जो नकदी जो दे दे वो किसान को पसंद है। 1% गेहूं जो पैदावार बिहार की है, 1% की सरकार ने नहीं खरीदी है। धान की जो कुल पैदावार होती है 3% का सरकार खरीदती है, और ये कह रहे हैं कि वही सिस्टम सब जगह लागू कर दो, जहां मंडियां हैं पहले उन्हें ध्वस्त करो, वहां तबाही बचाओ, सबको समतल करो। क्यों? वे लोग इस बात को क्यों बर्दाश्त करेंगे?
जिस व्यवस्था से सीमित लोगों को भी लाभ मिल रहा है, उनको तो लाभ मिल रहा है, वे भी किसान है, वे भी किसान है। आप पैरेलल सिस्टम खड़ा करो, निजी क्षेत्र के खरीदार हो, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन जो कानून आप लाए हो, इसके एक भी धारा का फायदा, एक भी लाभ देश के किसी एक भी किसान को मिलने वाला नहीं। मूल रूप से जिस तरह से सरकार काम करती आई है पिछले 7 साल में, आपने देख लिया होगा, ये ऐसे ही फैसले लेते हैं कि चंद लोगों को फायदा पहुंचे। दुनिया में तीसरे स्थान पे भारत है। किस चीज में? दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में है, चाइना में है, फिर भारत में। लॉकडाउन पिछला वर्ष, महामारी है, आपदा है, बंद कर दो सब कुछ, बिना किसी की मर्जी के, बिना पूछने के, बिना वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के इन्होंने आनंद फानंद में फैसले किए। परिणाम क्या आया? मजदूरों के लिए हृदय विदारक तस्वीरें आपने देखी, पलायन करने को मजबूर। छोटे कारखाने, छोटे काम, छोटे व्यापार सबके हुए, लेकिन नुकसान बड़े लोगों को बहुत फायदा मिला है। पिछले वर्ष में, लॉकडाउन के वर्ष में भी, उदाहरण आपको दे रहा हूं कि मुकेश अंबानी की जो पर्सनल वेल्थ है, हर घंटे उन्होंने 90 करोड़ कमाए। 90 करोड़ एक घंटे। एक मजदूर को 10,000 वर्ष लग जाएंगे इतना कमाने। तो बराबरी कहीं नहीं हो रही, जो ताकतवर थे वे और ताकतवर हो रहे। अब इस पूंजी की हम पूजा करते रहेंगे, इसी व्यवस्था को बढ़ाते रहेंगे, या हम सोचेंगे कुछ कि संतुलन कैसे बने? ये कानून जो लाए हैं, इससे भी वही असर होगा, वही प्रभाव होगा, बड़े लोग ताकतवर होंगे हर चीज में। नोटबंदी, जिसके पास पूंजी थे बचाने में लगे थे, उन्होंने तरीके ढूंढ लिए, बचा लिया, उनका कोई नुकसान नहीं। जो व्यवस्था के बाहर थे उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। जीएसटी में भी वही केंद्रीकरण हुआ, बड़े बड़े लोगों को लाभ मिल गया। अव्यवस्थित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोगों को नुकसान हुआ। वही चीज हम लाए, और अब तो खुल के ऐसा स्टेडियम बनाया है। मोदी जी का नाम है, एक छोर से अदानी है, दूसरे छोर से हमारा। 2-2 दिन में मैच खत्म हो गया। किसान के लिए ग्रीन लग रही है, बड़े लोगों के लिए लाल कालीन लग रही है। क्या ये आप ही की आवश्यकता है, आप ही का इंतजार है? जो काम 80 करोड़ किसान के देश में नहीं कर सकते, वह काम आप करिए। हो सकता है आप उनसे बेहतर करो। सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार पीछे नहीं हट सकती। अगर सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, रहमो करम पे छोड़ देगी, तो इन लोगों की मनमानी चलेगी, किसी हर किसान की सुनवाई नहीं होने वाली। और ये आपका अनुभव, इस क्षेत्र का भी अनुभव है। जमीन को लेकर यहाँ विवाद होते रहते हैं, सरकार भी हस्तक्षेप करती रहती है, जब चाहते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, नियम बदल जाते हैं। अभी बातचीत हो रही थी कि जो यहाँ जिनकी जमीनें एक्वायर हुई, देखने को इतना अच्छा लगता है, नोएडा में बड़ी बड़ी कोई इमारत बन रही है, बात अलग है, वहां अंदर कोई लाइट, कोई रोशनी, कोई घर परिवार नहीं बस रहे, लेकिन देखने में अच्छा लगता है कि विकास हो। लेकिन वो विकास की परिभाषा से स्थानीय लोग तो बाहर है, जिनकी जमीन गई, आज उनके घर में चिराग बंद है, उनके घर के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही। जो वादे किए गए थे वे पूरे सरकार ने नहीं किए, और रास्ते में चर्चा हो रही थी, अब तो सरकार पीछे प्रयास कर रही है
या जो वैकल्पिक आपको 6% दिया था किसानों को, वह ले लो। दोनों संभव नहीं है, दोनों नहीं मिलेंगे। दो लोग कब्जा कर रहे हैं, वे भी दो ही लोग हैं, और किसान लोग कह रहे हैं तुम दो ले सकते हैं। तो ये सारी पाबंदियां, सारी शर्तें आप पे लागू। एक उदाहरण देने उद्योग का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते लोग, कॉन्ट्रैक्ट ही है वो भी बॉन्ड है, लेकिन वहां रेट सरकार तय करती है। यहां ये कह रहे हैं रेट हम नहीं तय कर सकते, एमएसपी नहीं मिलेगी, जो दो करार में हो जाएगा, जो बातचीत फाइनल हो जाएगी किसान के बीच और कंपनी के बीच, वो लागू। कानून में ये भी प्रावधान उन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनकी नियत साफ होती, ये उन्होंने कानून में क्यों लिखा कि किसान की कोई शिकायत होगी तो कोर्ट में नहीं जाए? क्या कारण है? कोर्ट में नहीं जा सकता किसान, और ये जब करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, तो जिनको खरीदना है वो कभी भी कह सकते हैं भाई नमी है, अभी खरीदे। इन्होंने कहा पैन कार्ड धारक कोई भी वह सीधा खरीद सकता है किसान को। हमने किसान को आजाद कर दिया, किसान को मोदी जी ने आजाद कर दिया। आजाद तो किसान को नहीं किया, आजाद चंद कॉर्पोरेट बिचौलियों को उन्होंने किया। इस देश में कितने नकली पैन कार्ड हैं? सरकार ने 2018 में माना था, खुद कहा था, दावा किया था कि जब से हम आधार कार्ड लाए हैं देश में 18 करोड़ पैन कार्ड हमने फर्जी पाए। जब हमने लिंक किया आधार कार्ड को पैन कार्ड को, तो जानकारी सरकार को मिली कि 18 करोड़ पैन कार्ड देश में ऐसे फर्जी बने। तो पैन कार्ड खुद सरकार कह रही है 18 करोड़ फर्जी, और फिर कह रही है पैन कार्ड लेके कोई भी आके फसल खरीद लेगा, किस भाव पर खरीदेगा, और खरीदने के बाद पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी भी मिलेगा, कोई तंत्र इनके पास नहीं है, कोई तैयारी इनकी नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं, कोई काम करने का तरीका नहीं। इनका मकसद ये नहीं कि आपको लाभ मिले, इनका मकसद कुछ और। तो इस बात को अब गांव-गांव में इस बात की चर्चा होने लगी, और किसान को मूर्ख नहीं, किसान को गवार नहीं, किसान बेहद होशियार है, संवेदनशील है, सतर्क रहना पड़ता है किसान। हमारे तो खून में है, जो बगावत की बात हो रही थी, वो तो बगावत तो किसान को करनी पड़ती है हमेशा। हम बागी हो सकते हैं सरकार के लिए, लेकिन देश के लिए बेवफा नहीं हो सकते। और एक कवि ने कहा भी था कि किसकी देशभक्ति सबसे उत्तम, किसकी देशभक्ति सबसे उत्तम, उसकी जो गाथा स्वदेश की उत्तमता के गान नहीं, किंतु उसे रोज उत्तम से उत्तम बनाया जाता है। वे लोग जो भक्त मंडली, चंद अधिकारी, 2-3 बड़े सेठ, 2 नेता, ये लोग देश की तकदीर का फैसला नहीं लेंगे। देश के अहम फैसले यहाँ ऐसी पंचायतों में बैठकर, चौपालों में बैठकर, गांव में बैठकर देश की आवाम, देश की जनता लेने वाली। और आपको ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। जब छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों की मजबूरियां होती है, यूनिवर्सिटी में सेशन खत्म हो गया, लोग घर लौट गए, आंदोलन खत्म हो गया। फिर कानून का विरोध हुआ, उन्हें बता दिया गया कि ये तो बांग्लादेशी लोग हैं। मुख्य धारा में बात उन्होंने चला दी, वह आंदोलन भी ठंडा पड़ गया। लेकिन जो अन्नदाता सड़क पे है, 100 दिन से है, आपको ये देशद्रोही कितनी ताकत लगा ले, कितना जोर लगा ले, किसी की निगाह में नहीं बना सकता। तो इन्हें एहसास होना चाहिए, जो बात चल रही थी मान जाए, या मनाना भी जानते हैं, हटाना भी जानते हैं। ना जाने कौन सा किस बात का अहंकार उन्होंने दिल में पा लिया, पर किसानों ने निश्चय कर लिया, किसानों ने तय। आज मैं नमन उनका भी करता हूं, 250 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में इन्होंने कुर्बानी दी। उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके क्या बीती। इस आंदोलन की एक खूबी और है कि ये सभी जाति और धर्म के लोग उसमें जुड़ रहे। यहाँ तो महिलाएं आई हैं कम संख्या में, लेकिन बराबरी की टक्कर दे रही है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, मैंने मेरे घर से चारों
और वो बता रही थी कि क्या दृश्य थे। हजारों महिलाएं बैठी थी, पूरा दिन उसने वहां दिया, बातचीत करी और वापस आके वो लौट के मुझे बता रही, हर उम्र की वहां महिला थी, बता रही थी कि 8-8 दिन हम रहती है, फिर हम लौटती हैं, कैसे घर के काम, खेत के काम, सब चीज उन्होंने आपस में मिल बांट के जो है जिम्मेदारियां बांटी। बहुत बड़ा संकल्प लेके लोग यहाँ तक पहुंचे। सरकार इस बात को कितनी देर छू सकती है? बात हो रही थी रास्ते में कि क्षेत्र में हिरण है ना, वो दिखते बहुत है हिरण, नीलगाय तो सब जगह है, हिरण नहीं है। हिरण की बात मुझे लगा कि भाजपा का कार्यकर्ता का हिरण ना बना। गांव में अब वक्त आ गया, गांव में आप उनको बुला के पूछो, बैठाओ और पूछोगे तुम कहां खड़े हो, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें हमारे बीच क्यों भेजा जा रहा? हमें मनाने, तुम हमें नहीं मना सकते। अगर रीढ़ की हड्डी है तो गुलामी की जंजीरें छोड़ो, अपने जो है सत्ता को, कुर्सी को बचाने के अपनी कोशिशों को त्यागो, अपने स्वार्थ को छोड़ो, अपने पार्टी के अंदर बोलो लोगों को, बड़े नेतृत्व की जनता नहीं मानने वाली। जनता ये कोई जिद्दी जनता भी नहीं है, ये लोग जानते हैं अपने हित को, अपने हित को साधना जानते हैं, बचाना जानते हैं। तो या तो आप मान जाओ वरना कुर्सी गई। हमारे यहाँ तो यूपी में हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। रोजगार पे मैंने एक बात कही थी, कई आंकड़े सामने आते हैं जो बड़े दर्दनाक हैं। भर्ती के लिए बुलाया जाता है, इम्तिहान हो जाते हैं, भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, भर्ती होती नहीं। पुलिस की भर्ती निकली थी 2 साल पहले और 49,568 पोस्ट थे। लोगों को खुशी हुई कि चलो कहीं ना कहीं किसी को तो मौका मिले। 14,000 की ज्वाइनिंग हो गई, बाकी अभी जो है अंधेरे में है, किसी को पता नहीं क्या हो, किसी को नहीं मालूम। आज इस प्रदेश को आधुनिक पुलिसिंग की जरूरत है, एक सशक्त पुलिस तंत्र को खड़ा करने की आवश्यकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने पहला राष्ट्रीय पुलिस कमीशन आयोग की गठन उन्होंने किया। वे चाहते थे प्रॉपर ट्रेनिंग पुलिस वालों को मिले, डिसिप्लिन बने। जब तक पुलिस के लोग ही जो है पुलिस मैनुअल को नहीं मानेंगे, नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे, कानून का आदर नहीं करेंगे, तो जनता तो नहीं करेंगे, ना ही जनता में इनकी इज्जत बढ़ेगी। हमारे तमाम आंदोलनों में किसान और जवान को भिड़ा देती है सरकार, लेकिन हमारी लड़ाई पुलिस वालों से नहीं। आप खुद देखो उनकी ड्यूटी कैसी है, कितनी कठिन ड्यूटी है, और क्या दे रही सरकार? शायद 2200 रुपए देती है साल में यूनिफॉर्म के लिए, साइकिल भत्ता देती है 200 रुपए, इस साइकिल से हो जाएगा। पौष्टिक आहार के लिए देती है शायद 1500 रुपए, पौष्टिक आहार लेने के लिए। कठिन ड्यूटी है पुलिस की। बॉर्डर स्कीम से लोग तंग है, घर वालों की देखभाल नहीं कर पाते। यानी जो ईमानदार है वो ईमानदार की देखभाल भी सरकार नहीं करता, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जाता है। एक योजना चल रही है यूपी में, एक योजना बड़ी अच्छी चल रही है, वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राइम। जिले जिले में जो क्राइम बढ़ गया, नोएडा में तो फिर भी व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर है, और हाथरस में रेप मर्डर है, दूसरी जगह कॉम्युनल क्राइम है, कुछ जगह किडनैपिंग चल रही है, कुछ जगह संगठित अपराध चल रहा है। नोएडा में तो शायद व्हाइट कॉलर क्राइम, ये सब तरीके के हैं, चेयर हो रही। तो योगी जी ने अच्छा बंटवारा कर दिया। तो इसमें आप सोचो, ये हमारे मुद्दे हैं, ये मौका है जो क्षेत्र आज जा रही लोगों की, ये एक अवसर मिल रहा है। खेती के मुद्दे, किसान के मुद्दे, तरक्की के मुद्दों पे हमें चर्चा करनी चाहिए और फैसला आपको लेना चाहिए। हमें आपने ताकत नहीं दी, ये नहीं है कि आज वोट का मसला है इसलिए हम लोग आ रहे हैं, वोट हमें नहीं मिली, हम तब भी यहाँ खड़े हैं, तब भी यही है। भूमि अधिग्रहण कानून में छेड़छाड़ हो गई थी, तब भी हम लोग यही थे। तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे, लेकिन मतदाता के रूप में आप कुछ अहम फैसले बैठ के लो। चौधरी चरण सिंह जी ने मंच बनाया था, ये आप ही का है, इसे आप चलाना चाहते हो, ताकत देना चाहते हो, तो इसमें प्रयास
दिन रात एक करके आपको कार्यकर्ताओं को करने पड़े। आपके नेतृत्व पे कोई दबाव किसी तरह का अनैतिक कोई सरकार आ जाए कोई बना नहीं सकता। और मैंने कहा लहर से टकराना कौन रहा है, टकरा रहा है किसान के हित में कौन बोल रहा है, लोकदल के लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि यही धर्म है, ये हमारा धर्म है और इसी परंपरा को आगे हमें बढ़ाना है। मुझे बाबा कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने चौबीस साल को करीब से देखा था, इनकी भी यही इच्छा थी। उस समय क्या जाट था, क्या गुजर था, क्या यादव था, क्या कुर्मी था, क्या फॉरवर्ड, क्या दलित था, और ताकत थी, आपका वजूद था, सरकार आपके कहे से चलती थी। और आज हमारी हैसियत ये हो गई कि 100 दिन से ऊपर हम लोग सड़कों पर बैठे और हमारा अपमान संसद में खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये चोट महसूस होनी चाहिए। जिसे ये चोट महसूस हो रही है, मैं उन्हें न्योता लेने आया हूं कि आ जाओ, अपनों के साथ जुड़ो, अपने परिवार को वजन कम कर लो थोड़ा। पंचायत है, पंचायत के कोई ऐसे निष्कर्ष निकलने चाहिए कि आप घर लौटो तो आपको भी महसूस हो कि हम सार्वजनिक तौर पर कुछ फैसले लेके आए। और जो मीडिया रिपोर्ट करे थे वो भी ये बता कि एक क्षेत्र का किसान इन विषयों को लेकर बंध चुका। पहला मेरा प्रस्ताव है, आखिर में जब बिल्कुल मैं अपने सारे बात रख दूंगा, हाथ उठा के आशीर्वाद भी देना, और अगर आप राजी हो बातों को लेकर तो उसका एहसास भी देना। पहला मेरा ये प्रस्ताव है कि ये जो कानून है, ये देश की जनता इन कानून को नहीं चाहती। मुझसे पूछो कि असंवैधानिक कानून है, क्योंकि वैसे भी राज्य का विषय था, केंद्र का अधिकार नहीं था कि केंद्र की सरकार या पार्लियामेंट भी ये कानून बना सकती, नहीं बना सकती। लेकिन ये थोपे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ये जनता, ये पंचायत ये फैसला लेती है कि जब तक पूरे देश के किसान आंदोलन के जो बढ़ चढ़ के जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो संगठन नेतृत्व कर रहे हैं, जब तक हम आम सहमति नहीं बना लेते, ये सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती, ये आंदोलन दृढ़ निश्चय के साथ आगे चलता रहना चाहिए। दूसरी भाग की बात है, जब ये लोग विपक्ष में थे खुद मांग करते थे एमएसपी मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट कम से कम 500 सभाओं में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज ये भाव की बात से बच रहे हैं। तो ये पंचायत का ये फैसला होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि सरकार ये सोचे कि किसान की जो भी फसल हो, कम से कम उन फसलों में जहां एमएसपी सरकार को घोषित करती है, जो न्यूनतम रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वह मूल्य हर एक किसान को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से खरीदने वाला हो, चाहे सरकार की एजेंसी हो एफसीआई के माध्यम से, वो एमएसपी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए कानूनी प्रबंध सरकार करे। तीसरी बात यह है कि गांव-गांव में जब ये आंदोलन बड़ा हो रहा था, उसके सरकार में सोच बनी कि कैसे इसको दबाया जाए। गांव-गांव में पुलिस वाले जो है उन्होंने नोटिस भेज दी कि आपका ट्रैक्टर यहाँ था 26 जनवरी, दिल्ली के सीमा के अंदर आप कैसे घुसे बताइए। और यही नहीं, जो लेखन का काम कर रहे हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो किसान के हित की बात लिख रहे हैं ईमानदारी से, उनकी भी प्रताड़ना की जा रही है। कुछ नौजवान एक्टिविस्ट 20-21 साल की एक बच्ची है, उसने बता दिया टूल किट के खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये पंचायत ये निर्णय लेता है कि हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अनैतिक कार्रवाई हो रही है, ये पंचायत के हम लोग, ये पंच जो सामने बैठे हैं, हम लोग ये फैसला लेते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाके खड़े हैं, न्याय मिल रहा है। और चौथा भी मेरा प्रस्ताव, वैसे आपको देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि निर्णय तो आप देख चुके हो, लेकिन वो मेरा यही प्रस्ताव है जो बात पहले भी हुई थी, राजनीतिक चोट देने। हर तरीके के चुनाव होंगे। ये क्यों है
दूसरा चलेगा। जब तक चुनाव में मुद्दा दूसरा चलेगा और सड़क पे मुद्दा दूसरा चलेगा, आपकी जीविका में कोई सुधार संभव नहीं। दवा तो बनाओ, दवा के नेताओं के आप बनाते नहीं हो, आपने भूल छूट दे रखी है, इनको नंगा नाच करते। क्यों अहंकार वाले में मोदी जी क्यों आज बंगाल में घूम रहे हैं? उन्होंने नया पोस्टर जारी किया, मोदी दादा। मोदी दादा तो दादागिरी तो झाड़ ही ये दादागिरी है। बिजली के बिल बढ़ा दिए, दादागिरी है। खाद का दाम बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, किसानों के साथ दादागिरी कर रहे हो। तो आप तय करो, मैं तो शर्त लगाने को तैयार हूं, बंगाल का चुनाव खत्म और इनकी हजामत शुरू। ये जो चुनाव आएगा, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे बड़े स्तर का हो, विधानसभा का हो, एक भी सीट भाजपा की निकलेगी तो दिल्ली में विश्लेषण होगा कि क्षेत्र के किसान आंदोलन के साथ नहीं। आपने देखा पंजाब में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव आए, छोटे बड़े एक तरफा है। गुजरात को चुनाव छोड़ दो, वहां तो पता नहीं और सीमा सीट का सवाल है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहां ये फैसला लो कि हर स्तर के चुनाव में बीजेपी का सुप्रसाद करोगे, तब